हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th के समकालीन भारत का ज्योग्राफिकल पोर्शन जलवायु पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर 4 है। तो देखिए, जलवायु जो है एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। इसको समझने में थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझना होता है। तो हम बात करेंगे अपने जो है जलवायु के बारे में, भारत के मानसून के बारे में, और जो है कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और चलिए बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पिछले 2 चैप्टरों में हमने देखा है स्थलाकृतियों के बारे में और अपवाह के बारे में, यानी कि नदियों के तंत्र के बारे में हम ये देख चुके हैं। और किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूल तत्व आवश्यक होते हैं, ठीक है। और जो है अब आप जो है तीसरे तत्व अर्थात देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में हम देखेंगे। देखिए, क्या होता है कि जैसे ही दिसंबर आते हैं तो आप ऊनी वस्त्र पहनने लग जाते हैं, और जैसे ही मई जून का महीना होता है तो क्या होता है, हम बिल्कुल हल्के कपड़े या फिर पुराने से पुराना कॉटन का कपड़ा ढूंढते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। और जुलाई के जो है महीनों में वर्षा होती है। तो इन प्रकार के प्रश्नों से आप जो है भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। देखिए, एक बहुत लंबी समय अवधि यानी कि 30 वर्ष से भी अधिक में मौसम की अवस्थाओं में विविधता का कुल योग ही जलवायु है, ठीक है। क्या है जलवायु? तो लंबी समयावधि में मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग जलवायु है। तो मौसम एक विशेष समय में जो है एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे देखिए, जलवायु जो होता है, जलवायु बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। जैसे तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, अभी इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। और पवन हो गई, आर्द्रता हो गई और वर्षण, ठीक है। तो आपने ये अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था जो है प्रायः एक दिन में कई बार बदलती है। आप देखते होंगे अभी इस मौसम में ही, आप वर्षा ऋतु में ही देखते होंगे, कभी तो एकदम जो है बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण धूप हो जाती है, फिर कहीं घेर लेता है, कहीं बारिश होने लग जाती है, कहीं हमें ठंड लगने लग जाती है ना, हमें कूलर बंद करना होता है। तो एक ही दिन में मतलब कितने परिवर्तन हुए मौसम में। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ सप्ताह, महीनों और वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे आप जो है दिन गर्म और ठंडे जो होती हैं, हवादार और शांत होती हैं। आसमान बादलों से घिरा और साफ होता है, ठीक है। शाम के समय वही आर्द्र और शुष्क हो जाते हैं। और महीनों के जो है औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को जो है ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। जैसे हमारे देश में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, है ना। तो देखिए, विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में विश्व को बांटा गया है। तो क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और ऐसा क्यों है, तो इसको हम जानेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मानसून। मानसून की उत्पत्ति जो होती है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ये छोटी सी बात मत समझिए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है कहीं नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ भी चुका है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मानसून। तो मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु जो है के अनुसार परिवर्तन है। क्या है कि ऋतु के अनुसार परिवर्तन में जो है वायु की दिशा जो परिवर्तित होती रहती है उसे कहते हैं मानसून। अब देखिए, क्या होता है कि जो होता है मानसून, इसका तात्पर्य तो परंपरागत रूप से क्या होता है कि मानसून का संबंध जो है मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है। कभी तो ठंडी के समय में ठंड हवाएं चलने लग जाती हैं, और गर्मी में आप देखते होंगे कि गर्म हवाएं चलती हैं। तो सीधा सीधा संबंध इसका है हवाओं में परिवर्तन से, जिसके माध्यम से क्या होता है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। तो भारत में कुल वर्षा का लगभग मतलब समझ लीजिए कि 92% पार्ट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। अब आप समझ लीजिए कि जो है उत्तर से दक्षिण देख लीजिए, यहाँ जम्मू कश्मीर है, नीचे है आपका केरला और तमिलनाडु, इधर हो गया आपका गुजरात हो गया, और इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है इसमें, ये देखिए, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब क्या मैं बता रही हूँ कि दक्षिण पश्चिम मानसून से 92% जो है वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून किधर होंगे, मैं आपको बता दूँ,
तो ये जो है ईस्ट और नॉर्थ का पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। और दक्षिण पश्चिम मैंने बताया ना, तो ये है दक्षिण पश्चिम। आप देख पा रहे होंगे मैंने फिगर आउट किया है। तो देखिए कहाँ से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम से, तो यानी कि साउथ वेस्ट से, यहाँ से होते हुए ऐसे भारत के क्षेत्रों में जो है वर्षा का विस्तार कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सबसे साउदर्न पॉइंट पे जो है यानी कि 1 जून को तिरुवनंतपुरम से वर्षा जो है स्टार्ट होती है, और ऐसे जाते जाते जो है सबसे लास्ट में नॉर्थ इंडिया में जो है बारिश पहुंचती है, यानी कि जुलाई में। तो देखिए क्या होता है, बेसिकली जो है भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है, यानी कि वर्षा ऋतु। तो क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केरल के तिरुवनंतपुरम से 1 जून से स्टार्ट होता है। और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पे डिपेंडेंट है। हमारा देश जो है, हमारे देश की कृषि जो है वो मानसून पे निर्भर करती है, और इसीलिए मानसून के समय पर जो है आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत एक उपोष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हाँ, तो देखिए मानसून का प्रारंभिक अवस्था जो है का मुख्य कारण जलीय और स्थलीय भाग में भिन्न भिन्न मात्रा में गर्म होना। जैसे आप देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा होता है ना, और जिस कारण जो है निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है विकसित हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। तो भारत का प्रतिरूप में जो है एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नता होती है। अब आइए देखें 2 महत्वपूर्ण पहलू, एक है तापमान और एक है वर्षण। तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप जाओगे ना, तो क्या होगा, मौसम में परिवर्तन आप देखोगे। तो एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, इसे हम देखते हैं। देखिए क्या होता है कि गर्मियों में जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पे मरुस्थलों के कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा पहुँच जाता है। जबकि अगर उसी टाइम आप जम्मू कश्मीर जाते हो, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, तो क्या होता है वहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो देखिए तापमान में कितना डिफरेंस है ना। और वही बात कर लीजिए अब सर्दी ऋतु की। तो सर्दी ऋतु में जब आप जम्मू कश्मीर के दास का तापमान देखेंगे तो -45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और वहीं आप साउथ में चले जाइए तिरुवनंतपुरम में, तो वहाँ का तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देखिए तापमान में जो है कितना अंतर पाया जा रहा है। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। कुछ क्षेत्रों में जो है रात दिन के तापमान में बहुत अंतर होता है। अब आप ये देख लीजिए कि थार के मरुस्थल में दिन का तापमान तो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और वहीं जो है रात में तापमान गिर के 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। दूसरी ओर केरल और अंडमान निकोबार में देख लीजिए दिन रात का तापमान लगभग समान रहता है। तो ये कैसे होता है, ये देखिए आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का जो इलाका है, मरुस्थल का इलाका, वो रेतीला इलाका है, बलुई इलाका है। तो वहाँ पे जो बालू होता है वो दिन का तापमान जब बढ़ जाता है तो वो बालू जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। और जब धीरे धीरे रात होती जाती है तो उसी बालू का टेम्परेचर जो है वो गिरता जाता है, तो अत्यधिक ठंड हो जाती है वहाँ पर, और 15 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान पहुँच जाता है। अब बात करते हैं वर्षण के बारे में। हमने तापमान तो देख लिया, बात करेंगे हम वर्षण के बारे में। तो देखिए वर्षण का जो रूप है और प्रकार में नहीं, बल्कि इसकी मात्रा और ऋतु के अनुसार जो है वितरण में भिन्नता होती है। अब आप ये देख लीजिए कि आप हिमालयी क्षेत्र में जाओगे तो क्या होगा, इसमें यहाँ हिमालयी क्षेत्र में तो ज़्यादातर पोर्शन जो है हिमानी से घिरा हुआ है, हिमाच्छादित है। तो वहाँ पे वर्षा कैसी होगी, हिम के रूप में होगी। और जब आप देश के अन्य भाग में जाओगे तो ये जो है वर्षा के रूप में होगी। तो देखिए क्या होता है कि वार्षिक वर्षण में जो है, जो कि साल भर की वर्षण में मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसमें क्या बताया जा रहा है, सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि सब सर्वाधिक वर्षा जो है मेघालय में होते हैं, और फिर क्या होता है राजस्थान में ये 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इसीलिए जो है राजस्थान के बहुत सारे इलाके बंजर भूमि में परिवर्तित हो गए हैं। तो देश के अधिकतर भागों में जून से लेकर सितंबर तक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जैसे आप जान लीजिए तमिलनाडु में, मैंने बताया आपको कि
92% वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन ठंड के ऋतु में भी वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा का प्रारंभ जो है ठंडी ऋतु में कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तमिलनाडु के अधिकतर जो है पोर्शन में वर्षा जो है अक्टूबर और नवंबर में होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। किससे, जनरली जो है पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है तमिलनाडु के तट में। आगे देखते हैं, देखिए क्या है कि सामान्य रूप से तटीय क्षेत्र, अब मैंने आपको बताया था कि तटीय क्षेत्र क्या क्या हो गए। तटीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि जैसे देख लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये हो गया भारत का साउदर्न पोर्शन, ठीक है। तो इधर वाटर से घिरा हुआ है, ये पोर्शन वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये जो इसके तट है वो पानी से घिरे हुए हैं। तो गुजरात से लेके इधर महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये जो है ये तटीय इलाके हैं। क्या इलाके हैं, तटीय इलाके, क्योंकि इनका तट जो है वो पानी से घिरा हुआ है। तो अब आप जान गए होंगे तटीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में जो है मौसमी या फिर ऋतुनिष्ठ अंत में जो है अंतर अधिक होता है। तो देखिए उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। मैं आपको बता दूं, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम, तो जैसे जैसे इधर पोर्शन आता जाएगा तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा जो है वो घटती जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे ईस्ट साइड में मेघालय है, भारत का मैप आप देखिए, उठा लीजिए, और इस साइड में जैसे आप समझ लीजिए मेघालय, मिजोरम, ये सब है, और इधर वेस्ट साइड में राजस्थान है। जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो जैसे जैसे इधर आते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए क्या है कि उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं जो हैं लोगों के जीवन में भी विविधता लाती हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में जो है वो दिखती हैं। आइए देखें कैसे। इससे पहले हम ये बॉक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है। तो सोचिए क्यों होती है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि राजस्थान के जो घरों की दीवारें होती हैं मोटी इसलिए होती हैं ताकि वे गर्मी को घर के अंदर आने से रोक सकें, ठीक है। और वही जो है चपटी छत रेगिस्तानी इलाके में होने वाली हल्की बारिश को जो है संरक्षित रखने के लिए बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि तराई क्षेत्र और गोवा एवं मंगलौर में ढाल वाली छतें क्यों होती है। तो क्यों होती है भाई, इसलिए होती है कि तराई क्षेत्र और गोवा और मंगलोर में ज़्यादा वर्षा होती है और इसीलिए ढाल वाली छतें बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि वर्षा का पानी जो है जल्दी इन छतों से बह जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि असम में जो है प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं। आप सभी जानते हैं कि वहाँ बारिश बहुत होती है और बाढ़ भी आती रहती है। जब बाढ़ आएगी और जो है वन क्षेत्र ज़्यादा होंगे तो वहाँ जंगली जानवर भी होंगे। तो इसी बाढ़ और जंगली जानवरों के खतरों से बचने के लिए असम में जो है कुछ घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। अब देखिए, अब बात आती है जलवायुवी नियंत्रण। तो देखिए जलवायु को नियंत्रित करने के 6 प्रमुख कारक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो सबसे पहला है अक्षांश, फिर तुंगता को ऊंचाई कहते हैं, वायुदाब, पवन तंत्र हो गया, समुद्र से दूरी हो गई, महासागरीय धाराएं हो गई और उच्चावच लक्षण हो गए। सबसे पहले देखते हैं अक्षांश। देखिए मैं आपको बता दूं, ये है पृथ्वी का ग्लोब, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, लिख भी देती हूँ मैं, मकर रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये है पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये अक्षांश देशांतर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये है, हम देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण जो है इसमें जो है सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में भी, कक्षा 8 में हमने देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सूर्य का प्रकाश जो है क्या होता है, सीधा पड़ता है,
सीधा पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश लंबवत या सीधा पड़ेगा तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पे वेपोराइजेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, वाष्पोत्सर्जन की, और वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस ज़्यादा होगी तो वहीं पे वर्षा भी तो सबसे ज़्यादा होगी ना, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा बादल बनेंगे। तो इसमें यही चीज़ बताई जा रही है कि देखिए क्या होता है कि अक्षांश के अनुसार जो है वो अलग होती है सौर ऊर्जा की जो है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि तापमान में भी विषमता पाई जाएगी। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तो तापमान सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तापमान जो है वो घटता जाएगा, यानी कि ठंडक जो है ध्रुवों की ओर जाने पे बढ़ती है और तापमान कम होता है। तो क्या होता है इसमें, सतह की ऊंचाई की ओर जाने पे वायुमंडल की सघनता भी कम होती है और तापमान जो है वो घट जाता है। और इसीलिए आप जानते होंगे कि पहाड़ियों में जो है गर्मी के मौसम में भी ठंड होती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ ध्रुवों पे जो है सबसे ज़्यादा ठंडक होती है। आगे देखते हैं, देखिए तो जो सघनता कम होगी और तापमान घट जाएगा ध्रुवों की ओर जाने पे। अब बात करते हैं किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र जो है उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती है। देखिए वायुदाब भी जो है ऊंचाई पर निर्भर करेगा। इस प्रकार क्या होता है कि तापमान और वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। तो समुद्र की जलवायु पर भी समकारी प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव जो है वो कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और लोग जो है वो विषम मौसम अवस्था को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, यानी कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक सर्द कहते हैं। तो महासागरीय धाराएं जो होती है वो समुद्र तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कोई भी तटीय क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे जो है गर्म या फिर ठंडी जलधाराएं बह रही हैं, तो क्या होगा, वायु की दिशा जो है वो समुद्र तट की ओर से ही तो होके जाएगी, तो वो तट जो है वो गर्म या ठंडा हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित होते हैं। तो देखिए पश्चिमी किनारों पर इसलिए स्थित होते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चलने वाली जो है व्यापारिक पवनें अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही निकाल देती हैं, और ये महाद्वीप जो है पश्चिमी किनारे तक पहुंचने से पहले ही सूखी हो जाती हैं। तो क्या होता है कि ठंडी महासागरीय धाराएं भी हवा के तट के ऊपर स्थिर कर देती हैं, जिससे क्या होता है, बादल का निर्माण नहीं हो पाता है। अब देखिए अंत में हम ये देखेंगे कि किसी स्थान की जलवायु जो है वो निर्धारित करने के लिए उच्चावच भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे है कि देखिए जब आप बहुत ऊंचे स्थान में जाएंगे पर्वतीय इलाकों में तो वहाँ तो आपको ठंडक प्रदान होगी, है ना, और गर्म वायु को जो है अवरोधित करते हैं ये। और यदि आप इस जो है उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम हो तो वहाँ का क्षेत्र जो है वर्षा का कारण भी बन सकता है। तो क्या हुआ कि पर्वतों के जो है पवन विमुख ढाल भी जो है अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। नियंत्रण हमने देख लिया, अब प्रभावित करने वाले कारक, यही चीज़ें प्रभावित भी करती हैं। देखिए अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये है ग्लोब, 0 डिग्री सेल्सियस पे भूमध्य रेखा, 30 डिग्री सेल्सियस पे कर्क रेखा हो गई, यहाँ पे मकर रेखा, ठीक है। तो क्या होता है कि देखिए जब कर्क रेखा के देश के मध्य भाग में पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है तो देश का लगभग, आप सभी जानते हैं, देश का लगभग आधा भाग जो है वो कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है ना। भारत कहाँ स्थित है, आप देख पा रहे होंगे, भारत जो है कर्क रेखा में ही तो स्थित है ना, ऐसे पोजीशन है इसकी। तो क्या होता है कि इसका आधा भाग तो है कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। तो क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वहाँ पे। आप जानते होंगे कि ये 0 डिग्री के बीच का ये जो पोर्शन है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना। इधर से 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ, ये जो है ये पोर्शन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत होती हैं, तो यहाँ पे साल भर गर्मी रहती है और साल भर वर्षा भी अधिक होती है। तो कर्क वृत्त के जो है कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, तो क्या होता है कि कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्ण कटिबंधीय। अब ये दक्षिण भाग तो देख लिए, ठीक है, ये कर्क वृत्त है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ,
ये बनाया मैंने ग्लोब, ये बनाया मैंने 0 डिग्री, और यहाँ पे है कर्कवृत्त। ठीक है, ये है कर्कवृत्त, यहीं पे है भारत। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि कर्कवृत्त के दक्षिण में तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है। ठीक है, लेकिन कर्कवृत्त के जब आप नॉर्थ में जाओगे तो क्या होता है, शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय, यानी आधा उष्ण और आधा ठंडा। तो इसीलिए भारत की जलवायु में जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती है, क्योंकि भारत जो है वो तो कर्क रेखा के नीचे भी है, ऊपर भी है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, तो ये जो है इसे प्रभावित करते हैं। अब आगे बात करेंगे ऊंचाई की। ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है भाई? देखिए, भारत के जो है उत्तर में हिमालय पर्वत है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। तो भारत के तटीय क्षेत्र भी तो विशाल है, और यहाँ जो है अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर है। तो क्या होता है कि हिमालय जो है मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। तो देखिए, इन्हीं पर्वतों के कारण जो है क्षेत्र के मध्य एशिया की तुलना में ठंड जो है वो कम पड़ती है। अगला कारक है वायुदाब और पवन। तो वायुदाब और पवन कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए, भारत में जो है आप सभी जानते हैं कि जलवायु भी अवस्था में संचालित होती है। पहली ये हो गई कि देखिए वायुदाब और धरातलीय पवनें हो गई, ऊपरी वायु परिसंचरण हो गई, और ये जो हो गई पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंध चक्रवात। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। देखिए, क्या होता है कि भारत के उत्तर पूर्व किधर है, आप मुझे बताना। उत्तर पूर्व इधर का पोर्शन हो गया। ठीक है, क्या है कि भारत के उत्तर पूर्वी जो है व्यापारिक पवनें, उधर ट्रेड विंड वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये पवनें जो होती है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय के उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। तो ये किधर की ओर बहती है? ये बहती हैं दक्षिण की ओर। किधर बहती हैं? दक्षिण की ओर। किस बल के कारण? कोरियोलिस बल लगता है। तो कोरियोलिस बल के कारण जो है दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि इन पवनों में जो है नमी की मात्रा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये स्थलीय भागों पे उत्पन्न होती हैं और बहती हैं, और इसीलिए इन पवनों के द्वारा जो है वर्षा कम या नहीं होती। तो इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आइए देखें, उसके पहले हम बात कर लेते हैं कोरियोलिस बल क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए, कोरियोलिस बल क्या होता है। देखिए, पृथ्वी जब घूर्णन करती है, ठीक है, तो इसी घूर्णन के कारण जो है एक बल उत्पन्न होता है। इसी घूर्णन के कारण जो है वो एक बल उत्पन्न होता है, इसी को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो क्या होता है, जब ये बल उत्पन्न होता है ना, तो क्या होती हैं पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध किधर है? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, ठीक है, विक्षेपित हो जाती हैं। तो इसे जो है फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फेरेल का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण आभासी बल उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो इसी बल के कारण जो है जो पवनें होती हैं, जो हवाएं होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। इसे कहते हैं फेरेल का नियम भी कहा जाता है इसे। अब आगे देखिए, क्या होता है ना कि भारत की वायुदाब जो है और पवन तंत्र बहुत अद्वितीय है। ठीक है, कैसे अद्वितीय है कि शीत ऋतु में तो ये हिमालय के उत्तर में उच्च दाब में होता है, और इस क्षेत्र में ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। तो ऐसे होता है कि जो ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया और उत्तर पूर्वी जो भारत का निम्न एरिया है वो निम्न दाब से उत्पन्न हो जाता है। तो इसी कारण जो है गर्मी के दिनों में वायु की दिशा जो है पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है, और वायु जो है दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारत के उपमहाद्वीप में स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। तो देखिए, इसीलिए तो हम अपने मानसून को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये पवनें बहती हैं, महासागरों के ऊपर बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं, और भारत के मुख्य भूमि पर वर्षा भी करती हैं। तो इस प्रदेश में जो है ऊपरी वायु परिसंचरण यानी कि प्रवाह जो है पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है, और इसका प्रभाव का प्रमुख घटक है जेट धाराएं। अब बात करते हैं जेट धाराएं क्या होती हैं। ठीक है, जेट धाराएं जो होती हैं 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती हैं।
कहाँ स्थित होती हैं? 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर, और इसीलिए इन्हें जो है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेठ धाराएं भी कहा जाता है। तो भारत में जो है ये जेठ धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष जो है वो हिमालय में दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। किधर प्रवाहित होती हैं जेठ धाराएं? अगर पूछा जाएगा कि जेठ धाराएं कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे हिमालय में दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो है इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में दिशा, आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बार दिशा बता चुकी हूँ। क्या बताया गया है कि इसी पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी में पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ जो है वो आते हैं। तो देखिए, गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय जो है पश्चिमी जेठ धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है, और एक पूर्वी जेठ धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेठ धारा भी कहा जाता है, तो गर्मी के महीने में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर जो है लगभग 14 डिग्री अक्षांश में जो है ये प्रवाहित होता है। अब आइए बात कर लेते हैं जेठ धारा के बारे में। तो देखिए, क्या है ये जेठ धारा? जेठ धारा कह रही हूँ, कब से आप सोच रहे होंगे क्या है ये। तो देखिए, ये है एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में ये स्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जेठ धाराएं जो होती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान पे पश्चिमी हवाएं होती हैं। ये जेठ धारा कहा जा रहा है, तो इसका रिलेशन जो है पानी से नहीं है, इसका रिलेशन है हवाओं से। तो इसकी गति जो है गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इसीलिए इसे जेट कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा गति होती है ना, इसीलिए इसे जेट कहा जा रहा है। और सर्दी में इसकी जो है गति जो है वो और ज़्यादा बढ़ के 184 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और बहुत सी अलग अलग जेठ धाराएं को जो है पहचाना गया है। इनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय और उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धाराएं हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जेठ धाराएं क्या है। तो जेठ धाराएं जो है वो एक सक्रिय पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं, और इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर, ठंडी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे कि आप सुन रहे होंगे विक्षोभ भी मैं कब से कर रही हूँ, है ना। तो बात करते हैं आप पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाली जो है चक्रवात, जब उत्पन्न होता है पश्चिमी चक्रवात, तो विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। और ये जो है प्रायः भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हो गया वो मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर महीनों में आते हैं। तो ये जो है पूर्वी प्रवाह का एक भाग होता है। तो देश के जो है तटीय क्षेत्रों, मैंने आपको बताया कि तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये जो है तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा ग्लोब है। तो देखिए, ये जो एक एरो का निशान है वो धरातलीय पवन है, और जो 2 एरो के निशान है वो उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम है। अब ये देखिए, जेट स्ट्रीम जो है मैंने आपको बताया कि 27 से 30 जो है डिग्री में उत्तरी अक्षांश में चलता है। तो जेट स्ट्रीम की धाराएं जो हैं, देखिए ये जेट स्ट्रीम चल रही है। ठीक है, और देखिए इधर, ये देखिए जेट स्ट्रीम का प्रवाह प्रशांत महासागर की ओर होता हुआ जा रहा है। इधर देखिए जेट स्ट्रीम चल रहा है। ठीक है, और ये जो है ये धरातलीय पवनें हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार, ये देखिए धरातलीय पवनें, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये धाराएं देखिए, देख पा रहे होंगे। ये जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहाँ पे चल रही हैं, ये 0 से 30 डिग्री के बीच में जो है उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम चल रही हैं। और जो है 30 डिग्री के ऊपर जो चल रही हैं वो कौन सी स्ट्रीम है, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम की ओर से चल रही है ना, पूर्व की ओर जा रही हैं, तो ये जो है पश्चिमी जेट स्ट्रीम हो गई। ठीक है, अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है हमारा भारतीय मानसून। बात करेंगे अब भारतीय मानसून के बारे में। देखिए, भारत की जलवायु जो है मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है एक मानसूनी प्रदेश है। तो ऐतिहासिक काल से ही भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया। तो पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण जो है इन्हें लाभ हुआ।
कैसे कि उनके जहाज़ जो है पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, और अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए तो उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को क्या नाम दिया? मानसून नाम दिया। देखिए, मानसून का प्रभाव जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था आपको ग्लोब में भी कि 0 डिग्री है ये, यहाँ पे 30 डिग्री से स्टार्ट होता है कर्क रेखा, 30 डिग्री इधर मकर रेखा, तो 0 डिग्री से यहाँ लगभग 20 डिग्री तक, 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ के बीच जो है क्या रहता है? उष्णकटिबंधीय मानसून जो है वो रहता है। ठीक है, तो मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य जो है वो महत्वपूर्ण है। आइए देखें तथ्य। पहला तथ्य ये है कि स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने के जो है विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग में जो है निम्न दाब के क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर जो है उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। अगला है ग्रीष्म ऋतु के दिनों में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु के दिनों में यानी कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में गंगा के मैदान की ओर जो है वो खिसक जाती है। कैसे? देखिए, यह विषुवतीय गर्त है। आप सभी जानते हैं कि भारत का क्षेत्र जो है कर्क रेखा के नीचे भी है और ऊपर भी है, तो ये जो है विषुवतीय गर्त है, तो जो प्रायः जो है विषुवत वृत्त में 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, और इसे जो है मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले की। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे देखिए, मैं भारत का मैप थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए, इधर तो हो गया अरब सागर, ठीक है, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, और सबसे नीचे हो गया हिंद महासागर। ठीक है, तो तीनों तरफ से वाटरी एरिया से घिरा हुआ है हमारा भारत। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? ये देखिए, कह रहा है कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। तो देखिए, इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। अगला देखेंगे, देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पठार के ऊपर समुद्र तल के लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और उच्च दाब का निर्माण होता है। अगला है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जो है जेट धाराओं का और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्व जेट धाराओं का प्रभाव जो है वो होता है। बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं। बॉक्स में लिखा हुआ है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये क्या होता है? तो ये जो है विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। क्या होता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र? ये होता है विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है, और यहीं पर जो है उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है आपस में मिलती हैं, और ये अभिसरण क्षेत्र जो है विषुवत वृत्त में लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य के आभासी गति के साथ साथ ये जो है उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करते हैं। देखिए, सामान्यतः ये होता है कि जब जो है दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भागों में उच्च दाब होता है, तो हिंद महासागर के जो है उष्णकटिबंधीय वाला एरिया है ना, वो पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है उसके। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति जो होती है वो विपरीत हो जाती है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर जो है उसके ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो दाब की अवस्था में ये जो है नियतकालिक परिवर्तन हो गया, तो क्या होता है? दक्षिणी दोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए, डार्विन जो है, डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और जो है ताहिती के दाब में जो है अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है, और अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ ये होगा कि औसत से कम और विलंब आने वाला मानसून। देखिए, दाब भी कैसे प्रभावित करता है, और यही इसी के कारण जो है एल नीनो, ला नीनो ये सब जो होती है ना, तो देखिए एल नीनो जो हुआ वो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ लक्षण है, और ये एक गर्म समुद्री धारा है। एल नीनो के बारे में भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जा चुका है, तो अभी हम इसके बारे में भी देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि देखिए जो पेरू की ठंडी धारा होती है ना,
धाराओं के बारे में भी हम एक चैप्टर में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखिए, पेरू की जो ठंडी धारा होती है के स्थान पर 2 से 5 वर्ष का अंतर में जो है पेरू तट से होकर बहती है, और दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंध जो है वो एल नीनो से है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? एनसो, यानी कि एल नीनो दक्षिणी दोलन इसे कहा जाता है। अब बात करेंगे एल नीनो। एल नीनो भाई, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो जो है वो कहाँ से बहती है? वो बहती है ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पे। वैसे तो पेरू में ठंडी जलधारा बहती है, लेकिन अस्थायी तौर पे गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया। तो एल नीनो जो है वो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि यह धारा जो है क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, और एल नीनो की उपस्थिति जो है वो समुद्र के सतह के तापमान को बढ़ा देती है, और उस क्षेत्र में जो है व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देगी। व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देगी तो वहाँ पे जो है सूखा जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मानसून का आगमन कैसे होता है और वापसी कैसे होती है। देखिए, जब जो है व्यापारिक पवनों के विपरीत जो है मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये जो है स्पंदमान प्रवृत्ति की होती हैं। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रवाहित होती हैं, और मानसून के समय जून से आरंभ से लेके मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। अभी मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगी। इनके आगमन के समय जो है सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, और लगातार कई दिनों तक ये जो है जारी रहता है। इसे कहते हैं मानसून प्रस्फुटन, यानी कि मानसून का फटना। और जो है इसे जो है मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। लेकिन समांतर क्या होता है कि जून के प्रथम सप्ताह में मानसून जो है वो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है, और इसके बाद जो है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अरब सागर के शाखा के जो है लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास जो है मुंबई में पहुंचती है, और ये जो है तीव्र प्रगति है। तो भारत जो है बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है, और जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंच जाती है, और उच्च पर्वतों के कारण जो है मानसून पवनें पश्चिमी में गंगा मैदानी की ओर मुड़ जाती हैं, और मध्य जून तक अरब सागर शाखा जो है वो सौराष्ट्र, कच्छ और देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है, और अरब सागर जो है शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। और दिल्ली में सामान्यतः क्या होती है? दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में, यानी कि 29 जून तक होती है, और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है, और मध्य जुलाई तक मानसून जो है वो हिमाचल प्रदेश और देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। अब मानसून की वापसी जो है अपेक्षाकृत क्रमिक प्रक्रिया है, जो भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है। तो मध्य अक्टूबर तक जो है मानसून जो है वो प्रायद्वीपीय उसके उत्तर जो है भाग में पूरी तरीके से पीछे हट जाता है, और प्रायद्वीप के दक्षिण आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर में जो है दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी जो है वो हो जाती है। तो द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। तो मानसून की वापसी से भी जो है क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, और इस समय देश का शेष भाग जो है वो शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठंडी में भी जो है वो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में, तो ये जो है लौटते समय होती है ठंडी के ऋतु में। ये देखिए, आप देख रहे होंगे 1 जून, ठीक है, 1 जून से ये केरला से जो है मानसून स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे चल रहा है? दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो मानसून चल रहा है दक्षिण पश्चिम की ओर। तो देखिए, अब ये जो है 5 जून तक जो है मुंबई वगैरह में पहुंच गया, हैदराबाद, ठीक है। 10 जून तक जो है देखिए मुंबई भुवनेश्वर से होते हुए पटना की ओर। 15 जून के आसपास जो है ये भोपाल वगैरह के इलाके में। 1 जुलाई से ये देखिए ये इधर के इलाके में है, ठीक है। 5 जून को इधर कोलकाता वगैरह के इलाके में बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है।
अब देखिए मानसून लौट कैसे रहा है। देखिए आप भली भांति देख पा रहे होंगे, मानसून जो है सितंबर आते आते जो है लौटना शुरू हो गए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लौटना शुरू हो गए। ये देखिए अक्टूबर में लौट रहे हैं। ठीक है, ये लौट रहे हैं और ये जो है 15 दिसंबर तक पूरी तरीके से लौट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम देखेंगे ऋतुओं के बारे में। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।